हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में मैंने शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों कवर करा दिए, यानी कि शेयर होल्डर फंड है जो कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट में क्या होता है कि यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी होती है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है होल्डर को। तो होल्डर को ये राइट दे देती है कि आने वाली डेट में, यानी कि जो लेटर डेट है, जो बाद में फ्यूचर में डेट में वो शेयर्स को खरीद सकता है। यानी पब्लिक कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज दे दिया होल्डर को और उससे पैसे ले लिए, लेकिन अभी तक उसको शेयर्स नहीं दिए। शेयर्स जो दिए जाएंगे उसे वो फ्यूचर की डेट में दिए जाएंगे। तो जब तक उसको शेयर्स नहीं दिए जाएंगे तब तक जो ये पैसा रिसीव किया गया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, तब तक उस पैसे को हम शेयर कैपिटल के अंदर तो नहीं शामिल कर सकते। जब तक उसको शेयर्स नहीं दिए जाएंगे तब तक ये पैसा जो शो किया जाएगा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स के अंदर। कहते हैं शेयर वारंट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी द्वारा, होल्डर को दे दिया जाता है। यहाँ पे जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है पब्लिक कंपनी द्वारा होल्डर को तो ये होल्डर को राइट दिया जाता है। होल्डर को ये राइट दे दिया जाता है कि सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है जो स्पेसिफाई किए जाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि लेटर डेट को, यानी कि आने वाली डेट को, फ्यूचर की डेट को वो खरीद सकता है उन शेयर्स को, यानी कि बाई कर सकते हैं। पैसा तो आज ले लिया जाता है पब्लिक कंपनी द्वारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट, लेकिन जो उसको शेयर्स दिए जाएंगे इक्विटी शेयर उसको बाद में दिए जाएंगे। तो कहते हैं जो ये पैसा रिसीव हुआ उसको वारंट के अगेंस्ट, तो ये इंक्लूड करेंगे शेयर होल्डर फंड में, तब इंक्लूड करेंगे जब रियल में उनको इक्विटी शेयर जो दे दिए जाएंगे, जो भी उनकी स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड प्राइस होता है। अदरवाइज कहते हैं इसको हम शो करेंगे कहाँ पे, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट के अंदर। दीज आर नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये अभी तक शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बना। शेयर कैपिटल का पार्ट ये तब बनेगा जब शेयर से जो इशू कर दिए जाएंगे होल्डर को। शोन एज अ सेपरेट लाइन, तो इसका आंसर को अलग से दिखाया जाता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट के अंदर। नेक्स्ट आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नोट टू बी वैल्यूड। कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी है वो मतलब रिसीव हो चुकी है कंपनी को, लेकिन जो अलॉटमेंट मनी है, अलॉटमेंट मनी अभी रिसीव नहीं हुई है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो गया। एग्जाम्पल दे के समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक है जो हमारा ईयर है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जो शेयर्स है जो इशू किए गए हैं वो फरवरी 2023 में इशू किए गए हैं। जैसे फरवरी 2023 में इशू किए हैं तो एप्लीकेशन मनी तो साथ के साथ आ जाती है, एप्लीकेशन मनी तो रिसीव होगी। तो उसके बाद अकाउंट क्लोज होगा ये 31 मार्च 2023 को। अभी तक क्या नहीं रिसीव हुई, अलॉटमेंट मनी है जो रिसीव नहीं हुई। तो इस केस में हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट मनी क्या अभी तक पेंडिंग है। कहते इफ ए कंपनी हैज़ रिसीव एप्लीकेशन मनी, कंपनी का एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो चुकी है, बट डेट ऑफ अलॉटमेंट, कहते हैं लेकिन जो अलॉटमेंट की डेट आ रही है वो बैलेंस शीट की क्लोज डेट के बाद आ रही है। तो सच एप्लीकेशन मनी है जो पेंडिंग अलॉटमेंट विल बी शोन इन द फॉलोइंग मैनर। तो किस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। पहला तरीका कहता है शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट एक्सीडिंग द इशूड कैपिटल, कहते हैं जो एप्लीकेशन मनी है इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड टू एक्सटेंट नॉट रिफंडेबल इज टू बी डिस्क्लोज अंडर दिस लाइन आइटम, कहते हैं रिफंडेबल भी नहीं होनी चाहिए ये। नेक्स्ट कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी टू द एक्सटेंड रिफंडेबल, कहता है कि अगर रिफंडेबल है, रिफंड कब करेंगे जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जो कंपनी को पूरा नहीं हुआ होगा। तो कहता है सच अमाउंट शैल बी शोन सेपरेटली, तो उसको अदर जो बनता है अदर करंट लायबिलिटी फिर उस केस में दिखा देंगे। अगर रिफंडेबल नहीं है, रिफंडेबल तब नहीं होगी जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी का पूरा हो गया होगा, उस केस में दिखाएंगे इसको शेयर एप्लीकेशन मनी के अंदर। अगर ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल कब करेंगे जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होता है तब ये जो कंपनी शेयर्स लॉट करती है, अदरवाइज सबका पैसा वापस लौटा देते हैं जो एप्लीकेशन उसको रिसीव हुआ था। तो इस केस में फिर हम दिखाएंगे अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ये वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनकी पेमेंट कंपनी को आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल है जो करनी पड़ती है। यानी कि यहाँ पे जो पैसा लिया जाता है कंपनी द्वारा जब लॉन्ग टर्म बेस पे लिया जाता है तो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो शामिल करते हैं। कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी एक लायबिलिटी होती है जो क्लासीफाई नहीं किया जाते करंट, मतलब कहते हैं जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। तो आगे नॉन करंट लायबिलिटी को क्लासीफाई करते हैं लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स ये वो ब्रोविंग्स होती है जो कंपनी ने ली होती है 12 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, यानी कि ज़्यादा टाइम पीरियड होता है ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म ब्रोविंग रेफर करती है उस लोन को जो लिया जाता है कंपनी द्वारा, यानी कि वो ब्रोविंग्स होती है लॉन्ग टर्म ब्रोविंग जिनकी पेमेंट कंपनी को आफ्टर 12 मंथ करनी होती है डेट ऑफ लोन से। तो इसको कैसे अपन किन किन हेड के अंदर दिखा सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स में चाहे वो बैंक से लिया हो चाहे वो अदर पार्टी से लिया हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारे कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स होती हैं। कहते हैं कुछ पार्ट जो लॉन्ग टर्म ब्रोविंग का वो ड्यू हो चुका है विद इन 12 मंथ बैलेंस शीट की डेट से, तो इस कारण से उसको किस हेड में दिखाएंगे फिर अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी डेट क्या हो चुकी है, आ चुकी है। जैसे मान लो कि लोन लिया गया था 9 महीने के लिए या 8 महीने के लिए 7 महीने के लिए, तो जैसे उसका 7 महीने या 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो इस साल मान लो उसकी ड्यू डेट आ चुकी है, तो इस साल उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उस लॉन्ग टर्म लोन्स की जो मैच्योरिटी डेट है जो आ चुकी है पेमेंट करने की। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, यानी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। कहते हैं टैक्सेबल इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग इनकम। कहते हैं जो टैक्सेबल इनकम होती है और अकाउंटिंग इनकम होते हैं दोनों अलग होती हैं। टैक्सेबल इनकम कहते हैं वो इनकम होते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, टैक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होती है, जबकि अकाउंटिंग इनकम कहते हैं डिटरमाइन की जाती है एज पर द अकाउंटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से। यानी कि टैक्सेबल इनकम जो टैक्स लॉ के तहत कैलकुलेट की गई है, अकाउंटिंग इनकम जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के तहत है जो कैलकुलेट की गई है। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं मे बी चार्ज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और स्टेट लाइन। कहते हैं मान लो कि इसको स्टेट लाइन के बेस पे लगाया गया है मेथड, बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो लगाना चाहिए। अकाउंट में हमने स्टेट लाइन मेथड से लगा लिया, जबकि इनकम टैक्स कहते हैं इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अराइज हो जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम को, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम जो आएगी उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन से लगा के कैलकुलेट की होगी, जबकि इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम आएगी टैक्सेबल इनकम, तो उस केस में हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो डेप्रिसिएशन लगा के कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग इनकम जो होती है वो रिपोर्ट की जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। करंट प्रैक्टिस में जो इसको हैज़ बीन टेक टू मेक प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम, कहते हैं जो करंट प्रैक्टिस होती है, करंट ईयर का टैक्स होता है, उसको प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से दिखाया जाता है। हाउएवर टैक्स कैन ऑल्सो भी कैलकुलेट, कहते हैं जो टैक्स होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग इनकम के ऊपर भी। क्या जो डिफरेंस आता है फिर यहाँ पे टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम के बीच में और टैक्सेबल इनकम के बीच में, तो उसको क्या नाम दिया गया है, डेफर्ड टैक्स नाम दिया गया है। यानी कि जो डिफरेंस आता है टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में, तो उसको क्या नाम दिया गया है, डेफर्ड टैक्स। तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कहते हैं ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ये कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कहते हैं तब आई एग्जिस्टेंस में जब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा थी किससे, टैक्सेबल इनकम से। जब अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होगी टैक्सेबल इनकम से तो इसको क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो बोला जाएगा। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कौन सी आ जाती हैं, कहते हैं कि अदर में आ जाएंगे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कहते हैं कि जब डिबेंचर्स का रिडीम किया जाता है, रिडम्पशन का मतलब क्या है कि पेमेंट कर दी जाती है जब डिबेंचर्स की, तो कहते हैं जो डिबेंचर्स शो की जाती हैं एज अ लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स। तो जब हमने डिबेंचर्स को दिखाया था वो लॉन्ग टर्म ब्रोविंग के अंदर दिखाया था, जो प्रीमियम इसके ऊपर पे किया गया रिडम्पशन करते समय, मतलब कि 100 रुपये डिबेंचर से लिए गए थे और रिडम्पशन करते समय मान लो 102 या 104 रुपये उसको दिए गए हैं रिडीम करते समय, जब इसको 2 रुपये या 4 रुपये फालतू दिए गए हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कहलाता है।
कहते हैं जब प्रीमियम पेबल रिडम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर अगर है तो कहता है कि वो रिडीमेबल आफ्टर 12 मंथ डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो यहाँ पे चाहे प्रीमियम है रिडम्पशन का, चाहे वो डिबेंचर्स का हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स का हो, तो यहाँ पे जब उनकी पेमेंट आफ्टर 12 मंथ की जाएगी तो उसको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर जो शो किया जाएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कौन से होते हैं? कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में ऑल प्रोविजन, कहते हैं सारे के सारे वो प्रोविजंस आ जाते हैं विच आर रिलेटेड क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड। कहते हैं जिनका जो क्लेम है उसको सेटल करना होता है आफ्टर 12 मंथ, जैसे बैलेंस शीट बनती है उसके 12 महीने के बाद जिन प्रोविजंस का क्लेम सेटल करना होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो प्रोविजंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम एटसेट्रा। तो ये सारे कौन से प्रोविजन कहलाएंगे? हमारे लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहलाएंगे। आई होप बच्चों कि आपके पॉइंट क्लियर हो गया होगा नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे करंट लाइबिलिटी विद ऑपरेटिंग साइकिल, इसका जो एग्जांपल कवर करेंगे हम। ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।